मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे यमुना सीड्स के PB 1692 सीड के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही के समय में ये सीड सबसे ज्यादा प्रचलित है और इस पैडी के सीड को हम रोपाई और उराई दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बीज के बारे में तमाम जानकारी देते हैं कि आपको इसको किस तरीके से उपयोग में लेना है, इसकी कितनी डोज मतलब इसकी कितनी मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेनी है, अगर ओराई करते हैं तो कितनी लेनी है और रुपाई करते हैं तो कितनी लेनी है। और साथ ही साथ में इस बीज के बारे में आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे वीडियो के मध्य के हिस्से में। और वीडियो के अंत में दवाई या कोई भी बीज की उराई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और जानकारी पूरी देखने के बाद में अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो यमुना 1692 बीज हमें उपयोग में लेना है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों लेना चाहिए। क्योंकि कम समय में अधिक उत्पादन, मतलब ये बहुत ज्यादा अर्ली वैरायटी है। अगर आपको सेकंड फसल के लिए अपना खेत जल्दी तैयार करना है तो आपको यमुना 1692 बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। लहसुन वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। जब हम सर्दी में लहसुन की बुआई करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि दिवाली तक हमारा खेत खाली हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको, अगर आप यमुना 1692 की रोपाई करते हैं या उराई करते हैं तो आपका अमूमन धान से जल्दी खेत खाली हो जाएगा और आपको नेक्स्ट फसल के लिए उपयुक्त समय मिल जाएगा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील, जो कि धान की सबसे बड़ी बीमारी है, चाहे वो लीफ ब्लास्ट हो, रूट ब्लास्ट हो, कॉलर ब्लास्ट हो, स्टेम ब्लास्ट हो या किसी भी तरह का ब्लास्ट हो, जो धान में सबसे ज्यादा आता है वो इस वैरायटी में, क्योंकि ये रिसर्च वैरायटी भी है तो इस वैरायटी में वो रोग बहुत कम आता है। या हम यूं कहें, अगर आप टाइम टू टाइम फफूंदी नाशक, कीटनाशक का अच्छे ढंग से स्प्रे करें तो शायद वो रोग आए भी नहीं। तो इसीलिए हमें ये यमुना 1692 उपयोग में लेना है और इसकी मात्रा क्या रखनी है आगे मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। लेकिन मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप रोपाई करते हैं, मतलब अगर आप पौध लगाते हैं तो आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना है। और अगर आप सीधी उराई करते हैं सिडिल के माध्यम से, या अगर हाथ से फेंकते हैं या किसी भी यंत्र के द्वारा फेंकते हैं तो आपको 20 किलो प्रति एकड़ सूखी जमीन में ओढ़ना है। और अगर आप रोपाई करते हैं, मतलब पौधे को चौपते हैं, तो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेना है। पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये 10 किलो का बैग आता है दोस्तों, और ये मास्टर पैक में भी उपलब्ध है, मतलब 50 किलो का मास्टर पैक होता है। उसके अंदर 10-10 किलो के 5 बैग निकलते हैं। और अगर हम इससे छोटा पैकिंग लेने चाहें तो वो इससे छोटा पैकिंग अभी उपलब्ध नहीं है। अब आगे हम महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब आपको एक एक बात ध्यान से सुननी है। बीज बुआई से पूर्व बीज को आवश्यक रूप से उपचारित कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बीज चाहे कितना भी रिसर्च का हो, चाहे हमारे घर का बीज हो या फिर कोई नॉर्मल रेगुलर सीड हो, आपको तीनों ही केस में बीज उपचार जरूर कर लेना है। चाहे आप थायरम से करें, चाहे आप किसी भी तरह के फंजीसाइड से करें, या आप और अन्य कोई दवाई उपयोग में लें, लेकिन बीज उपचार करके ही आपको बीज की रोपाई करनी चाहिए। उससे न तो बीज जल्दी सड़ता है और न ही शुरुआती अवस्था में उसमें कोई कीट लग पाता है। तो जैसे आपकी खेत की कंडीशन है उसी हिसाब से आप बीज उपचार जरूर कर लें। धान के बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर 24 घंटे अंकुरण के लिए छायादार स्थान पर भीगे टाट के बोरे से ढककर रखें। अंकुरित बीज की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति
25 वर्ग मीटर की क्यारी में बोना है। ये उनके लिए है जो बीज की रोपाई करते हैं। तो एक दिन पहले आपको 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखना है धान के बीज को, बीज उपचार कर लेना है और फिर अगले दिन 25 वर्ग मीटर की एक क्यारी में तैयार बीज को, मतलब 25 वर्ग मीटर की क्यारी में 1 किलो आपको बीज रोपाई करनी है। इस प्रकार 150 वर्ग मीटर में तैयार पौध 1 एकड़ क्षेत्रफल में रोपाई के लिए पर्याप्त रहती है। यह आपकी 1 एकड़ की पौध तैयार हो जाएगी अगर आप 150 वर्ग मीटर की क्यारी में पौध को तैयार करते हैं। तो पौध की अच्छी तरह से देखभाल हेतु 1 से 1.5 मीटर चौड़ी व सुविधा अनुसार लंबी क्यारियां बना ले। दोस्तों एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये काम हम ज्यादा गर्मी के समय करते हैं, मतलब जून के शुरुआती या मई के लास्ट में करते हैं, उस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको पानी का लेवल बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है, उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इस तरीके से 1 से 1.5 मीटर चौड़ी आपको क्यारी बना लेनी है। पानी का लेवल टूटना नहीं चाहिए और 1 एकड़ के लिए आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धान फसल की रोपाई सामान्यतः पौध के 21 से 25 दिन के होने पर कर देनी चाहिए। रोपाई करते समय पौध से पौध व लाइन से लाइन की दूरी निम्नानुसार रखनी चाहिए। आगे मैं आपको चार्ट के जरिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे अगर आपने जून के स्टार्टिंग में धान की नर्सरी की रोपाई कर दी है तो आपको लगभग 25 दिन बाद, मतलब 25 जून को या फिर हम कह लें कि 1 जुलाई को, जब तक मॉनसून पूरी तरीके से भारतवर्ष में प्रवेश कर चुका होता है, उससे पहले, उससे 2-4 दिन पहले आप धान की पूरी रोपाई कर सकते हैं अपने मेन खेत में। पहले आपको 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भर लेना है और फिर एक एक बीज को अपने हाथ से रोपना है, मतलब सिडिल से नहीं, अपने हाथ से रोपना है, तभी वो रोपी हुई धान कही जाएगी। ये हम अभी बात रोपाई की कर रहे हैं। आगे मैं आपको उराई के बारे में भी बताऊंगा कि उराई में आप कैसे कर सकते हैं, कम पानी में आप कैसे धान ओढ़ सकते हैं। अब अभी अगर हम बात करें समय से रोपाई व उचित पानी की उपलब्धता, अगर पानी की मात्रा आपके खेत में भरपूर है, वाटर लेवल बढ़िया है, तो आप 20 × 20 सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से 25 पौधे प्रति वर्ग मीटर में आपको लगाना है। और अगर आपको समय से रोपाई व उचित पानी की उपलब्धता है, मतलब ठीक ठीक ही पानी है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर 33 पौधे प्रति वर्ग मीटर लगाने हैं। और देरी से रोपाई, अगर आप लेट हो जाते हैं रोपाई करने में, क्योंकि अगर आपके वाटर लेवल कम होता है या पानी की उपलब्धता कम होती है या अन्य कोई कारण से अगर आप लेट हो जाते हैं, तो फिर 15 × 15 सेंटीमीटर की ही दूरी रखनी है और 44 पौधे प्रति वर्ग मीटर ओढ़ने हैं। तो इस चीज का आप बिल्कुल गहनता से अध्ययन करके, और जैसे आपके खेत की कंडीशन है, जैसे वाटर लेवल की कंडीशन है और जिस हिसाब से मॉनसून लेट या जल्दी हो जाता है, उसी हिसाब से आपको धान की उराई करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिक उपज देता है ये, क्योंकि ये रिसर्च वैरायटी है तो अन्य धान के मुकाबले इसकी पैदावार ज्यादा आती है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रहे कि पर्यावरण की कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता इस पर असर डाल सकती है पैदावार पर, और आपको समय समय पर फफूंदीनाशक और कीटनाशक दोनों का ही स्प्रे करना होगा, क्योंकि बिना दवाई के तो धान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाल ही के समय में 110 से 115 दिन में फसल पक जाती है। नॉर्मली धान 130-140 दिन तक जाता है, लेकिन यहां पर 110 से 115 दिन में ही धान पक जाती है। लगभग हम कहें 4 महीने से भी पहले में धान हमारे घर में आ जाता है और हमें पर्याप्त समय मिल जाता है कि हम अगली फसल की, लहसुन की, गेहूं की या किसी भी जो भी हमें अगली फसल करनी है, उसका पर्याप्त समय हमें मिल जाता है। फसल जल्दी तैयार होने की वजह से लगभग 33% पानी की बचत होती है, क्योंकि ये कम पानी का धान है, कम पानी का बीज है, तो लगभग 33% पानी की भी बचत करता है और समय भी
बचता ही है, क्योंकि 110 दिन में ही धान आ जाती है, जिससे अगली फसल की तैयारी के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। चावल की मिलिंग के समय इसका दाना टूटता नहीं है, जिससे चावल लंबा और आकर्षक दिखता है। जो राइस मील होती है उसमें जब स्टीम के लिए हमारा गर्डा मतलब पैडी जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है। यहां पर वो समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसको रिसर्च ही इसीलिए किया है कि इसका दाना टूटे नहीं, और ये बासमती राइस में इसीलिए ही इसको मील वाले या फिर मंडी में जब ऑक्शन होने जाता है तो इसका इसीलिए मंडी में अच्छा भाव लगता है, और हमें पैदावार के साथ साथ भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। आगे अगर हम बात करें रोग नियंत्रण की, कि अगर कोई कीट लगता है या कोई फफूंदी नाशक बीमारी लगती है तो हमें कौन कौन सा टेक्निकल या कौन सी दवाई इस्तेमाल में लेनी चाहिए। तो दोस्तों, फसल की शीत ब्लाइट व अन्य फफूंद जनित रोगों के सुरक्षा हेतु फसल रोपण के 20वें व 40वें दिन की अवस्था, मतलब 20 से 40 दिन की अवस्था में जब आपकी फसल होगी, उस अवस्था में आपको 1 किलोग्राम प्रोपिनएप जैसे हम बायर का कहें तो एंट्राकॉल के नाम से आता है, या फिर कोई भी प्रोपिनएप जो 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है, वो आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय पर्णीय छिड़काव करना है। पर्णीय छिड़काव मतलब हल्का हल्का छिड़काव करना है, और 20वें से 40वें दिन की अवस्था में कर देना है। लगभग जब आपका धान 1.25 महीने का होगा तब आपको ये प्रोपिनएप का छिड़काव करना है। अगर आप प्रोपिनएप का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश वो नहीं मिलती है, तो कार्बन डाइजम मैनकोजेब का भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छे फंजीसाइड का ही उपयोग आपको करना है। रोग की तीव्रता अधिक होने पर रासायनिक फफूंदी नाशक का विधि अनुसार प्रयोग करें, जैसे टेबिकोनाजोल हो गया, या कोई और नई कैटेगरी का नए जमाने का कोई भी फंजीसाइड आप फफूंदी नाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की तना छेदक सुंडी इल्ली के नियंत्रण हेतु 10 से 15 दिन में धान सुरक्षा ट्रैप व लियोर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। 10 से 15वें दिन जब आपका धान होगा, जब स्टार्टिंग ही हो रही होगी, तब आप कोई भी अच्छी कंपनी का फिप्रोनिल या फिर कार्टाप या फिर क्लोरो 50+5% या क्लोरो 50%, ऐसे ज्यादा जहरीले पदार्थ डालने हैं, क्योंकि इस समय सांप या फिर और जो भी नीचे तने को, स्टेम को, रूट को जो कीड़े खाते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और उस टाइम हमारी फसल बहुत ज्यादा नाजुक भी होती है। तो उस समय आपको ज्यादा जहर का उपयोग करना है, ताकि धान जल्दी से, जब सिरा उसका निकल जाएगा पानी के ऊपर और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जड़ अच्छी पकड़ बना लेगी नीचे, तो आगे जाके समस्या कम होगी। तो इस समय आपको कीटनाशक का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना है, और आप एक समय में 2 कीटनाशक भी डाल सकते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। जैसे एक फिप्रोनिल डाल दिया और उसके साथ में एक क्लोरो का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर यूरिया या DAP के साथ में या अन्य किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ में मिलाकर भी हाथ के माध्यम से फेंक सकते हैं। जब बालियां 80% तक आ जाएं या धानों में 20% तक नमी रह जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। जब धान का सिरा निकलने लगता है, जब हम बोलते हैं कि पोटे आ गई है, धान का बीज बनने लगता है, दाना बनने लगता है, उस समय आपको एक स्प्रे और करना है। वो टेबिकोनाजोल का भी होगा और ट्राइसाइक्लोजोल का भी होगा। जो ट्राइसाइक्लोजोल जो भाले गिरने लगती है, जिसको हम गर्दन तोड़ भी बोलते हैं, वो सारी बीमारियां रोकने के लिए उस समय वो स्प्रे करना बहुत जरूरी है। और 20% तक नमी रह जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही सूखने का इंतजार करें। अगर 20% तक धान के पौधे में नमी है तो आपको कटाई कर लेनी चाहिए, चाहे यमुना 16 बरान में धान हो, चाहे अन्य कोई सा भी धान हो। और ये अवस्था लगभग 110वें दिन में आपको मिल जाएगी। ये थी तमाम महत्वपूर्ण बातें। अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी तापमान 25 से 30 डिग्री का हो तभी आपको धान की बुआई करनी है, और 50 किलो प्रति एकड़ DAP के साथ मिलाकर ही आपको धान ओढ़ना है। और साथ ही साथ में 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा
बोना है। अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो बीज रोपाई के समय हाथ में दस्ताना और मुंह पे मास्क जरूर लगाना है। और दोस्तों अगर आप पानी में उतर रहे हैं तो पैर के दस्ताने भी आपको पहन लेने हैं। बीज रोपाई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है और बीज उपचार करके ही ओढ़ना है। पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद उसको वहीं नष्ट कर देना है। और बीज रोपाई के समय जहरीले जीवों से बचने के लिए पैर के दस्ताने जरूर पहने। दोस्तों आशा करते हैं ये सारी सावधानियां आप अक्षर से अपनाएंगे और ये सावधानी न केवल यमुना 1692 का उपयोग करते समय अपनाएंगे, अपितु कोई सा भी धान अगर आप बीज बोते हैं तो आपको ये सावधानियां अपनानी बेहद जरूरी हो जाती है। तो यहीं लेते हैं अपने शब्दों का विराम। ये थी 1692 यमुना सीड की पूरी जानकारी और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दयाल के अनमोल 1021 के बीज के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से वैल्यू मिली हो तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।